हाँ भाई, फिजिक्स में क्या चल रहा था? उपग्रह वाला टॉपिक चल रहा था ना। तो जो भी पुराना था वो सब तो संडे को अपन ने कवर कर ही लिया था, है ना। तो अब क्या करना है अपने को कि नेक्स्ट लिखते हैं फिर, है ना। हेडिंग लिखो जरा, लिखो पलायन ऊर्जा या पलायन वेग। हेडिंग है पलायन ऊर्जा या पलायन वेग। पलायन ऊर्जा तथा पलायन वेग, तथा लगाना बीच में। पलायन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्केप, एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। पलायन ऊर्जा तथा पलायन वेग, ठीक है, लिख लिया ना। पलायन ऊर्जा तथा पलायन वेग। बोले, लिखो जरा, यदि हम किसी पिंड को यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकें, यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकें तो वह पिंड ऊपर की ओर फेंकें तो वह पिंड कुछ ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आती है। लिख लिया, गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आती है। परंतु यदि पिंड को दिया गया प्रारंभिक वेग इतना अधिक हो कि वस्तु पुनः पृथ्वी पर लौटकर ना आ सके।
पृथ्वी पर लौटकर ना आ सके तो इस वेग को पलायन वेग कहते हैं। तो इस वेग को पलायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग कहते हैं। हो गया। नीचे लिखो इन्वर्टेड कॉमा में, नीचे लिखो लाइन चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में। ब्लैक पेन से जाओ तो लिख सकते हो। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता, और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता, वापस नहीं लौटता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो। वापस नहीं लौटता। ठीक है, फिर से लाइन चेंज करो, लेकिन ब्लू पेन से लिखना। देखो, पलायन वेग से फेंकने के लिए, पलायन वेग से फेंकने के लिए, पलायन वेग से फेंकने के लिए, पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा, पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा, पिंड को दी गई कौन सी गतिज ऊर्जा, पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है, पलायन ऊर्जा कहलाती है, पलायन ऊर्जा कहलाती है। लिख गया? चलो बोर्ड वैसे नोट करना, फिर समझाते हैं इसको। पलायन ऊर्जा कहलाती है। हम जानते हैं कि अनंत से पृथ्वी तक तल पर लाए गए पिंड में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर कैपिटल GMEM बटे में RE संचित होती है। अतः यदि इसी परिमाण के बराबर गतिज ऊर्जा
यदि उस पिंड को दे दी जाए, यदि उस पिंड को दे दी जाए तब वह पिंड पलायन कर जाएगा। पलायन का मतलब होता है हमेशा के लिए भाग जाना। पलायन कर जाएगा, ठीक है। यानी कि वस्तु में या चलो पिंड में संचित स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही हमें क्या देनी पड़ेगी उसको, गतिज ऊर्जा। पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा। ये VE लिखा हुआ है, E फॉर एस्केप। इंग्लिश में बताया था ना तो मैं, एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग, तो उसी के लिए E लगा रखा है। एस्केप, VE का मतलब एस्केप वेलोसिटी। साहू जी याद है ना, स्मॉल जी बराबर कैपिटल GME/RE²। याद है कि नहीं? याद कर लेना, बाकी फॉर्मूले तुमसे सुनने अब की बार। नोट करो।
नोट कर लिया? चलो समझो, देखो ऐसा है, जो पलायन ऊर्जा अपनी है, पहले तो पलायन का मतलब समझो। पलायन का मतलब होता है कि भाग जाना, समझ गए, हमेशा के लिए छोड़कर चला जाना, उसे अपन पलायन कहते हैं। एस्केप इंग्लिश में वर्ड है। जैसे आप लोगों ने कार्टून वाली मूवीज़ में देखा, हनुमान जी ने अगर फुटबॉल में एक लात मार दी तो फुटबॉल ऊपर चली गई, फिर वो लौट के नहीं आती, फिर वो देखी ना कार्टून में, तो बस वैसे ही है। पलायन वेग वह वेग है जिससे अगर किसी बॉडी को फेंक दें, अपन कैच कैच खेलते हैं ऊपर की तरफ बॉल से, तो ऊपर अपन फेंकेंगे बॉल को, लेकिन कितनी स्पीड से, खास स्पीड से, जिसे अपन क्या कहते हैं, पलायन ऊर्जा या पलायन वेग। ऊर्जा मत बोलो, पलायन वेग बोलो, ठीक है। तो जो पलायन वेग हम दे रहे, वो इतना होना चाहिए कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। समझ आ रही बात कि नहीं? और क्षेत्र को पार करके हमेशा के लिए बाहर निकल जाए, फिर कभी लौट के ना आए। उस वेग को हम कहते हैं पलायन वेग। अब यार किसी को अगर वेग देना है तो तुम्हें एनर्जी चाहिए ना फेंकने के लिए, फिर समझे? तो पलायन वेग देने के लिए तुम्हें जो ऊर्जा चाहिए, कौन सी ऊर्जा चाहिए? फिर गतिज ऊर्जा। भाई गति कराना है तुम्हें उसको ऊपर की तरफ, समझ गए? तो जो गतिज ऊर्जा चाहिए या जो ऊर्जा चाहिए, उसे हम कहते हैं कौन सी ऊर्जा? पलायन ऊर्जा, एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है बात? अब आप हमें इतना बताओ केवल कि अगर पृथ्वी के तल पे कोई भी चीज़ है, ये चीज़ रख दी है अपन ने, तो ये केंद्र से कितनी दूरी पे होती बताओ? RE दूरी पे होती कि नहीं? RE जो पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इस पिंड में कितनी ऊर्जा संचित होती है बताओ? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पड़ी थी Gm/RE, वो भी काय के साथ? माइनस के साथ। अब यहाँ पे उपग्रह वाला मत लगाने लगना कि उपग्रह में तो अपन ने कुछ और पड़ी थी, -1/2 Gm/RE। उपग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर कोई भी बॉडी हो, पृथ्वी की सतह पे, तो सतह से तो नीचे तक की दूरी RE होगी ना, फिर हाइट पे थोड़ी है अपन लोग सब। नहीं समझे? मान लो तुम्हारे घर की हाइट भी है तो कितनी होगी भाई? समझ रहे ना? ढंग से नापोगे तो 7-8 मीटर भी ना हो। क्लियर है बात कि नहीं? तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि -Gm/m में जो RE है वो पृथ्वी की सतह की हर वस्तु के लिए है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पे। तो पृथ्वी की सतह पे अगर कोई भी बॉडी होगी उसमें इतनी ऊर्जा संचित होती है, और ये ऊर्जा जो है वो हमारी कितनी है, कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव होने का क्या मतलब है? इतनी एनर्जी से वो चीज़ बंधी हुई है, वो बाहर क्यों नहीं जा रही बॉडी? कोई और ग्रह खींच लो उसको, नहीं, उस पर कर्जा चढ़ा है इतना, क्योंकि जब अनंत से इसको अंदर लेके आए थे तो इसको कुछ काम मिला था, वो जो काम मिला था वही काम इसमें काय के रूप में स्टोर हो गया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, समझे? तो जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और इस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के कारण ये बॉडी जो है वो बाहर नहीं जा सकती। लेकिन अगर हमने इसको इतनी ही ऊर्जा दे दी प्लस में, तब तो फिर ये चलेगी, छोड़ के चली जाएगी फिर। तो हमें इतनी ही ऊर्जा देनी किस फॉर्म में? गतिज ऊर्जा के रूप में। अब ऊर्जा के कई रूप होते हैं, तो हम इसको जो एनर्जी देंगे ना इतनी कि हमेशा के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर, पृथ्वी के क्षेत्र को छोड़कर कहाँ निकल जाए? बाहर, वो हम गतिज ऊर्जा के रूप में देंगे, है ना? और जो गतिज ऊर्जा होगी उसमें वेग क्या होगा? पलायन वेग, जिसको हम किससे लिखते हैं? VE से। V सफिक्स में E, कक्षीय चाल में V0 लगाते थे, ऑर्बिटल, यहाँ पे E लगाते हैं। तो हम जानते हैं कि अनंत से बहुत दूर से, इधर अनंत से पृथ्वी तल पर लाए गए पिंड में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर इतनी होती है, वो हमने आपको बताई, ये लिखी, संचित होती है। अतः यदि इसी परिमाण के बराबर, परिमाण का मतलब होती है वैल्यू, इसी वैल्यू के बराबर, इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ तो आएगा, 10 जूल, 50 जूल, 100 जूल माइनस के कुछ भी के बराबर अगर हम क्या दे दें? गतिज ऊर्जा यदि उस पिंड को दे दें, इस पिंड में अगर इतनी ही गतिज ऊर्जा दे दें, बस ये माइनस की है, मतलब इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आए, मान लो 100 आ गया माइनस का, तो हम 100 जूल की गतिज ऊर्जा देंगे, लेकिन प्लस में, कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ। गतिज ऊर्जा यदि उस पिंड को दे दें, तब वह पिंड हमेशा के लिए क्या कर जाएगा? पलायन कर जाएगा, समझ गए? और फिर कभी पुनः लौट के पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो पिंड में संचित जो स्थितिज ऊर्जा है, हमें उतनी ही बराबर क्या देनी है पिंड को? गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा तो फॉर्मूला पता है हमें, Gm/RE। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया हमने? अरे सबको पता है कि माइनस चिन्ह जो है वो उतने के कर्जे में थी, तो उतनी ही एनर्जी हमें काय की देने? प्लस की। तो हमें देने तो इतनी एनर्जी है Gm/RE प्लस की, लेकिन काय के फॉर्म में? गतिज ऊर्जा के रूप में। समझ आई बात कि नहीं? क्लियर हो गई? जैसे आपसे कहा जाए आप 100 रुपये के कर्जे में हो, 100 माइनस में हो, तो तुम्हें उसको 100 प्लस देने पड़ेंगे, है कि नहीं? अब जो तुम जो 100 प्लस दे रहे हो वो किसी भी फॉर्म में दो, तुम ऑनलाइन जमा करो, समझ रहे ना बात को? ड्राफ्ट के फॉर्म में दो, चेक दो, कुछ भी दो, ये तो तरीके होगा देने के। देने तुम्हें कितने? 100, वो भी काय के? प्लस के। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ये जो एनर्जी थी वो काय की थी? माइनस की। इतनी ही एनर्जी देने प्लस में,
इतनी ही एनर्जी काय में देना है, प्लस में, लेकिन काय के फॉर्म में, गतिज ऊर्जा के रूप में। समझ रहे ना बात को। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, और पलायन वेग दे रहा है इसलिए सफिक्स में क्या लगा लिया, ई। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये स्मॉल एम से स्मॉल एम करो कैंसिल, और स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर होता है, साहू जी से पूछ लेना। कैपिटल जी एम ई का मान निकालोगे, इसको यहाँ ले, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर आ गया, कैपिटल जी एम ई हाफ वी स्क्वायर, एक आर ई से आर ई काटो, जी आर ई, और 2 को यहाँ ले आओ, इसको हटा के लगा दो रूट, तो रूट 2 जी आर ई आ गई हमारी इसकी वेलोसिटी, यानी कि कक्षीय सॉरी पलायन वेग। ठीक है, चलो ठीक है। तो पलायन वेग का हमारा फॉर्मूला आ गया, वी ई बराबर में √2g आर ई। अब जरा इसको सॉल्व करके भी देख ले रहे कि आती कितनी है ना। जहाँ तक है पिछले 2 या 3 डेरिवेशन में अपन हर बार यही कर रहे हैं। हम हमेशा जो संचित स्थिति ऊर्जा होती है उसको उतनी ही अपन क्या करते थे, गतिज ऊर्जा, तभी वो पिंड मुक्त हो पाएगा। इसी को हमने कहा था बंधन ऊर्जा, लेकिन वो बंधन ऊर्जा बिलोंग करती थी उपग्रह से। उपग्रह की जो टोटल एनर्जी थी वो इतनी नहीं थी, उसके बाहर एक चीज़ और आई थी, ध्यान करो, 1/2। तो इतनी हमें क्या देनी पड़ी थी, गतिज ऊर्जा उसको। समझ रहे बात को। बिल्कुल वही यहाँ पे पृथ्वी की सतह पे अगर कोई बॉडी है तो उसमें जो है क्या लिखोगे, GMEM बटे में आर ई। ठीक है, ना कि आर ई प्लस एच, बस। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी आ गई वी ई बराबर में √2g आर ई। क्लियर हो गई। गति ऊर्जा का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे संचित ऊर्जा लगा दी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा एम से एम काट दिया, कैपिटल जी एम ई का मान रख दिया स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, हाफ है रहने दो, एक आर ई काटो, 2 को यहाँ ले आओ, इसको हटा के लगा लो रूट, तो √2g आर ई आ गई इसकी वेलोसिटी। अब अगर इसको अपन सॉल्व करें, ठीक है, अगर इसको अपन लोग सॉल्व करें तो वी ई बराबर में √2 इंटू स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 या फिर 10, और आर ई कितनी है, 6400। 6400 किलोमीटर में काम नहीं करते अपन, तो मीटर बनाने के लिए 10 की 3 लगा दो। अरे 6400 किलोमीटर होता ना, तो किलोमीटर को मीटर कैसे बनाओगे, 1000 का गुणा करो या 10 की 3 लगा लो। जब इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे आएगा 11.2। इस चैप्टर में ना आपको याद रखनी पड़ेंगी वैल्यू, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि इसकी वेलोसिटी या पलायन वेग या पलायन जो चाल है उसका मान क्या होता है, ध्यान रखो 11.2, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नोट करो इसको। ये लिखने के बाद नीचे लिखना, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है। और तुम लोग ना ज़रा नोट्स पढ़ने चालू करो, नहीं तो हमने पहले बोला है कोई मतलब नहीं है फिजिक्स पढ़ने का, कुछ भी मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं, इस बात को समझने की कोशिश करो। नोट्स जो है वो पढ़ना चालू करो, हम पूछेंगे, ध्यान रखना, और आपकी बार ना बहुत कूटेंगे, ध्यान रख लेना बात को। सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, जितने भी चैप्टर हमने दिए थे, फालतू में दांत दिखा के मत दिखाना, हमें बता दिया हमने, चाहे मोड़ा हो चाहे मोड़ी, हमने बहुत भयंकर ही कूटा। कायदे में पढ़ना चालू कर दो चीज़ों को, लिख लिख के रखा जा रहा है बस, अच्छी कॉपी अच्छे नोट्स। क्या करोगे नोट्स का, अचार डाल लो सर सबका। लिखो, अतः किसी पिंड को, अतः किसी पिंड को जो पृथ्वी पर स्थित है, अतः किसी पिंड को जो पृथ्वी पर स्थित है, अतः किसी पिंड को जो पृथ्वी पर स्थित है,
जो पृथ्वी पर स्थित है, जो पृथ्वी पर स्थित है, कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ जल्दी से, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का पलायन वेग दे दिया जाए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का पलायन वेग दे दिया जाए, तो वह वस्तु तो वह वस्तु सदैव के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर पलायन कर जाएगी, हो गया। लग गया सबको? ठीक है, तो कितना होता है पलायन वेग? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हल्की फुल्की स्पीड नहीं है, स्पीड तो तेज़ है। 1 सेकंड में इतनी रफ्तार से फेंकना तो मैं कि 11.2 किलोमीटर जाए, 11.2 किलोमीटर, समझ रहे? जो कि हमें लगता नहीं कि पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों नहीं है, उसका एक रीज़न है। ठीक है, देखो ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ कई सारे मंडल बने हुए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, इस तरह से। ठीक है, अब बताओ पृथ्वी में हर तरह की गैसें होती हैं पृथ्वी के ऊपर, सतह के ऊपर। जो भारी गैसें होती हैं लाइक ऑक्सीजन, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका अणुभार बताओ? 32, नाइट्रोजन 28। इस तरह से जो भी भारी गैसें हैं वो नीचे बैठी रहती। भारी लोग हमेशा नीचे आते हैं ना। वो जो हल्की गैसें होती हैं वो कहाँ उड़ जाती हैं? ऊपर। तो यहाँ पे होंगी हल्की गैसें ऊपर, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब हल्की गैसें हैं। तो ये सब कहाँ रहेंगी? ऊपर। ठीक है, अब तुम्हें मान लो इधर से कोई रॉकेट छोड़ना है, या मान लो अपनी बॉल फेंकनी है, और इस हिसाब से फेंकनी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार रहे। ठीक है भाई, अगर इतनी रफ्तार से तुमने यहाँ से उसको फेंक दिया ना, जब पहले वाले मंडल को पार नहीं कर पाएगी, वो जल जाएगी। जी पता है क्यों जल जाएगी भाई? जब ये बॉडी ना ट्रैवल करते ऊपर हुए जा रही, तो इसके आसपास की जो एयर है वो इस पर रगड़ते हुए जा रही है। बात समझ रहे कि नहीं? जो ऊपर की तरफ जा रही है ना, नॉक कर दो ऊपर की तरफ नुकीला, ताकि डायरेक्शन मिल पाए ठीक से। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो इसके आसपास की जो एयर है वो इससे रगड़ मारेगी, और एयर जितनी भारी होगी रगड़ उतनी ही ज़्यादा लगेगी, और जितनी ज़्यादा रगड़ लगेगी, घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होता? हीट एनर्जी नहीं बनती? हाथों को रगड़ोगे तो हीट बनेगी कि नहीं? बिल्कुल वैसे इस पर जो है वो एयर बहुत तेज़ी में रगड़ती हो जाएगी, इतनी तेज़ी में रगड़ेगी ये चीज़ जल जाएगी। इसलिए जितने भी रॉकेट भेजे जाते हैं अंतरिक्ष यान में, उनकी स्पीड पहले जहाँ तक भारी गैसें हैं बहुत कम रखी जाती, ताकि घर्षण बल कम से कम रहे, तेज़ी में चीज़ें ना घिसटें। ये बिल्कुल वैसे ही गाड़ी से जा रहे थे, अगर तेज़ रफ्तार में होगे दूर तक घिसटोगे, अगर तुम्हारी गाड़ी स्लिप हुई तो, और जाना लगेगी। लेकिन अगर स्पीड कम हुई, थोड़े बहुत फिसलोगे, थोड़ी बहुत चोट आएगी, सही हो जाओगे। समझे कि नहीं? इमेजिन कर सकते इस चीज़ से। तो इतनी स्पीड देना पॉसिबल नहीं है, वरना बाहर निकलने की पहले बॉडी जल जाएगी पूरी। बाहर निकालने का मतलब क्या है, समझे कि नहीं? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पर निकाल के रखिए अपन ने वैल्यू।
कल के दिन हो जाएगा पॉसिबल। हेडिंग लिखो, कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध। कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध। कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध। कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध लिख लिया। लिखना जरा लाइन चेंज करके। लिखो, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने वाले ग्रहों, ग्रह लिखना केवल, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह करने वाले ग्रह जिस वेग से पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं, जिस वेग से पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं, जिस वेग से पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं, उसे कक्षीय वेग या कक्षीय चाल कहते हैं। कक्षीय वेग या कक्षीय चाल कहते हैं। कक्षीय वेग या कक्षीय चाल कहते हैं, जो कि आप पहले से जानते हो, ये लिखवा चुके हैं हम। कक्षीय वेग या कक्षीय चाल कहते हैं। यदि सतह से उपग्रह की ऊंचाई, यदि सतह से उपग्रह की ऊंचाई स्मॉल h, सतह से उपग्रह की ऊंचाई ब्रैकेट में स्मॉल h बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, तब कक्षीय चाल, और नीचे की लाइन में लिखना कक्षीय चाल के बाद नीचे की लाइन में लिखना v0 बराबर में √g/r। तब कक्षीय चाल v0 बराबर में √g/r। ऐसे लिखो समीकरण नंबर 1 बना के नीचे की लाइन में v0 बराबर √g/r। लिख गया, g/r। g/r, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लो, फिर नीचे से लिखो, नीचे लिखो पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को दिया गया, पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को दिया गया, वह न्यूनतम वेग जिससे वह पिंड
जिससे वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र, ऐसा लिख लो, जिससे वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर सदैव के लिए या हमेशा के लिए पलायन कर जाती है। हमेशा के लिए पलायन कर जाती है। हमेशा के लिए पलायन कर जाती है। पलायन कर जाती है। हमेशा के लिए पलायन कर जाती है। पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग कहलाता है। और नीचे लिखो वी बराबर में √2GRE। ये दोनों डेफिनेशन आपकी पहले से लिखी हैं, पर अब क्या करें, इधर लिखना पड़ता हमें ज़रूर। लिखो वी बराबर में √2GRE। वी बराबर में √2GRE लिख लिया। वी बराबर में √2GRE लिख गया। तो यार, जो जानते ही हैं अपन, पृथ्वी की ऊपर जो चक्कर लगा रहा है वो पूरा, उसकी जो कक्षीय चाल होगी उसे अपन उसका कक्षीय वेग कहते हैं। लिखते V0 से हैं। फॉर्मूला होता है √GRE। और ये तब होता है जब हमारी हाइट जो है उपग्रह की वो बहुत कम हो, नेगलेक्ट कर सके अपन, उसको नगण्य मान लें एच हाइट को। और जो इसकी वेलोसिटी है वो तो आज समझा ही रहे। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का कर दो भाग, यानी कि समीकरण नंबर 1 बटे में समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, V0 बटे में VE, समझ लेना पहले, V0 बटे VE और हो जाएगा स्मॉल GRE और यहाँ पे 2GRE। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर 1 मान लें तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, किसी के इंटू में 1 मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। GRE कट जाएंगे, 1 का रूट तो 1 ही होता और 2 का रूट हो जाएगा √2। ठीक है। तो √2 का इधर गुणा करो, √2 V0 बराबर VE का 1 में इंटू करो VE, यानी जो इसकी वेलोसिटी है VE बराबर होती है √2 V0 के। नोट करो, ये समझ गए ना। GRE कट गए, 2 पे रूट बचा, 1 पे रूट बचा, 1 का रूट तो 1 ही होता, तो 1/√2 आ गया और फिर √2 का इधर गुणा कर दिया। ठीक है। तो √2 V0 बराबर में VE। लिख लिया। स्टेटमेंट लिखो नीचे, स्टेटमेंट लिखो,
समीकरण से स्पष्ट है, समीकरण से स्पष्ट है, समीकरण से स्पष्ट है कि किसी पिंड को दिया गया पलायन वेग, स्पष्ट है किसी वस्तु को या पिंड को दिया गया पलायन वेग, पलायन वेग कॉमा लगाओ, कॉमा लगा के लिखो, पृथ्वी के समीप स्थित, पृथ्वी के समीप स्थित, पृथ्वी के समीप स्थित किसी उपग्रह की, पृथ्वी के समीप स्थित किसी उपग्रह की, पृथ्वी के समीप स्थित किसी उपग्रह की, समीप स्थित किसी उपग्रह की कक्षीय चाल का, कक्षीय चाल का √2 गुना होता है, कक्षीय चाल का √2 गुना होता है, कक्षीय चाल का √2 गुना होता है, कक्षीय चाल का √2 गुना होता है। लिख लिया? देखो ये इसको देख के क्या समझ आ रहा कि जो पलायन वेग है वो तब आएगा जब कक्षीय वेग का यानी कि v0 में कितने का गुणा करो, √2 का। समझ गया ना? कक्षीय वेग भी कम नहीं था, वरना 3.1 था, कितना था 3.1 के आसपास आया था हमें लगता है, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड ना। अच्छा वो तो उसके लिए था, लेकिन किसके लिए? वो तो लगा लिया उपग्रह के लिए। उपग्रह का जो आया था वो था 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जो 8 किलोमीटर पर सेकंड है उसमें भी √2 का गुणा करो। √2 की वैल्यू जानते हो 1.414, तो उसका गुणा करोगे और बड़ी वैल्यू बनेगी। वो कहाँ तक पहुँच जाएगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड तक, जो कि बराबर होता है किसके? इसके वेलोसिटी के, पलायन वेग के। तो किसी वस्तु का जो पलायन वेग है वो कक्षीय वेग का भी कितने गुना? √2 गुना होता है। समझ गए? ये रिलेशन है, इनमें कुछ नहीं करना था। दोनों समीकरण लिखो, केवल 2 का फ़र्क है तो इनका डिवाइड करोगे, जी कट जाएंगे, 1/√2 आएगा, कैंची गुणा कर दो, तो v0 का √2 में v0 √2 v, तो पलायन वेग कक्षीय वेग का कितने गुना है? √2 गुना होता है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इसमें आगे देखते हैं जो भी होता है। आज के लिए इसमें इतना है।